चलो तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था ना बेसिकली कि जब हम बात करते हैं अपना इंड AS की तो हमारे फाइनल में मोस्टली क्या है इंड AS ही, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की कि इंड AS आए किस लिए, किस वजह से आए इंड AS, तो 1970 में यूरोप नेशन सारा जो भी यूरोप नेशंस की कंट्रीज़ है वो एक इकट्ठा हुए और उन्होंने एक यूरोजोन नाम से एक कम्युनिटी बनाई आप यू कैन से, और वहाँ पर कॉमन करेंसी यूरो थी और एक गोल था कि भाई जैसे कॉमन करेंसी चलती है उसी तरीके से कहा यार क्यों ना हम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स करें वो भी क्या हो एक जैसी रहे हर जगह, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना क्या था, एक पर्पस था। तो उन्होंने क्या इशू करे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी बनाई। उन्होंने क्या इशू करा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी स्टार्ट इशूइंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना स्टार्ट कर दिया लाइक 1 2 3। अब ऐसा होता है कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग में आती है अगर हम उसको एकदम से मैंडेटरी कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है लोग उसको ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। तो इनिशियली क्या करा, इसको रिकमेंडेटरी कर दिया। रिकमेंडेटरी का मतलब है कि भैया आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर लो, नहीं फॉलो करना तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में सोचना रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, इट डजंट मैटर एट ऑल। 1981 यानी कि इसके 11 साल बाद क्या हुआ, फिर भाई अब अपना इंडिया भी जाएगा। इंडिया में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, फर्स्ट टाइम आया, जिसका क्या काम है, इट स्टार्ट इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में मेरे बेटा इंडिया में क्या आना शुरू हुआ, फटाफट बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने क्या इशू करा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एक तरीके से गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि मैं बच्चों को समझाता हूँ 1 से लेके 32 तक हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिसमें से 30 31 32 डिलीट हो चुके हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कभी आया नहीं, और 6 जो था वो 6 कन्वर्ट होकर 10 में चला गया था। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं किसी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ का डिस्क्लोजर करने। जैसे कि हम अगर इसको एग्जांपल से समझे, अगर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर है तो उसी तरीके से हमारे इंड AS हो जाते हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे बस नंबर 192 की बात करते हैं, मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अगर हम बात करते हैं, हम पहले ऐसे चलते था DTC वगैरह में 192 कहाँ लेकर जाएगी, बस अड्डा लेकर जाएगी, पता होगा आपको ये ना। 185 है तो 185 कहाँ लेकर जाएगा हमें, केंद्रीय टर्मिनल, सेंट्रल सेक्रेटरी, ऐसे होता था। तो ये जैसे किसी को बस अड्डा पहुँचना है तो 192 पकड़ ले, यहाँ पहुँचना है तो ऐसे ही 1 से लेकर 32 तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बता रहा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बता रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बता रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 है ना इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वगैरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। तो मतलब अगर हमें किसी पार्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट देखना है, किसी पार्टिकुलर चीज़ की प्रेजेंटेशन देखनी है, किसी पार्टिकुलर चीज़ की कैलकुलेशन देखनी है या डिस्क्लोजर देखना है, तो उसके लिए हम किसको फॉलो करते हैं, बेसिकली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी हेल्प कर रहा है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ इंड AS भी आएंगे, ठीक है। अभी वही हम समझेंगे, वो बात अलग है कि फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो जाती बात है जी सर। तो थोड़ा आइडिया लग गया हमें। अब इसके बाद क्या हुआ, जो है 1983 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन जो है फॉर्म, लाइक जैसे सेबी है। सेबी का क्या काम रहता है भाई, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी की सारी जो वे फॉर्मेलिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, वो क्या है, एक प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, एक बिलीव बना रहे। लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका ट्रस्ट क्या रहे बना, कोई भी कम, हाँ एक रेगुलेटरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर जैसे RBI है हमारा, RBI नहीं होगा तो कोई बैंक पे भरोसा नहीं करेगा, सेबी नहीं होगा तो कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे भरोसा नहीं करेगा। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमेटी फॉर्म हुई। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ, जो है इंडिया इसका मेंबर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमेटी, ठीक है जी। IOS को रिक्वायर्स मैंडेटरी। इन्होंने क्या करा 1983 में कि भाई अब बहुत 13 साल हो गए, चलो अब हम ऐसा करते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि कहा कि भाई अगर अब कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही है तो वो हम कैसे रिलाई करेंगे, कैसे बिलीव करेंगे। इसके लिए क्या है कि भाई आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे। समझ आया नहीं है। इसके बाद 2000 में जो है एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, जो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद है, आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। वो पहले कमेटी थी, अब उसने कमेटी ने किसका रूप ले लिया, बोर्ड का रूप ले लिया है।
और इसने क्या करा 2000 में IFRS इशू करना क्या करा स्टार्ट कर दिया। इट स्टार्ट इशूइंग IFRS। इन्होंने क्या करा IFRS इशू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है बातें। एंड इट एडेप्ट्स IAS ऑल्सो, मतलब इन्होंने कुछ जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले इशू हुए थे उन्होंने उसको भी कुछ एडेप्ट किया। अब न्यू सीरीज ऑफ IFRS स्टार्ट्स। अब मतलब दोनों एक साथ चलते रहे। कहने की बात क्या है, अब IFRS भी आ गए मार्केट में और साथ में जो हमारे चल रहे थे, क्या चल रहे थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और साथ में वो भी चलते रहे। तो इनका नंबर ज़्यादातर सेम ही रहता था, वो हम आगे देख लेंगे। IAS एंड IFRS बोथ अंडर कंट्रोल ऑफ। अब अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों किसके कंट्रोल में है, बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। समझ आया कुछ है नहीं है? ठीक है जी। तो ये 2000 की कहानी है। तो 2000 में हमारे पास जो है कि भाई IFRS आने स्टार्ट हो गए, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, ये सब चीज़ें आने लग गए। तो ये है कि एक तरीके से ये न्यू वर्जन है। किसका न्यू वर्जन है बेसिकली? ये IFRS किसका न्यू वर्जन है? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। जैसे कि हमें सर ने एग्जांपल दिया था कि भाई पुराने आईफोन हैं, पुराने आईफोन से हमने क्या करा, नए आईफोन पे आ गए। अब भाई एक आईफोन बन गया तो एक काम करो ना भाई, फिर नया बनाओ ही मत। तो हर बार कुछ ना कुछ क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती, अपडेट्स होती रहती है। तो उन्होंने कहा यार हम एक काम करते हैं, जो अपडेट्स हैं इस अपडेट्स को बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, अलग ही नाम दे देते हैं। समझ में आया ना? तो उसको IFRS हमने नाम रख दिया। ठीक है जी। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं। यहाँ तक हमारा चल रहा था, इंडिया ने भी पहले इशू करे 1981 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाकर AS इशू करा। अब इंडिया में क्या हुआ, 2006 में इंडिया कमिट्स इटसेल्फ इन G20 समिट फॉर अप्लाइंग IFRS। अब जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो अभी भी G20 कुछ समिट्स वगैरह चल रहे हैं, अभी इंडिया में ही हो रहे थे। तो ऐसे क्या है, इंडिया भी भाई अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट रखती है हर जगह। तो इंडिया ने भी क्या कहा कि भाई हम भी आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम आपकी IFRS क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बट इंडिया ने जो वहाँ पर कमिटमेंट दी, वो कमिटमेंट कैसे दी कि भाई हम कैसे फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूजिंग द कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी, है ना? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी? कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मतलब है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, भाई एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे आपके IFRS। हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी नॉर्म्स, अपने एनवायरमेंट्स, उसके हिसाब से हम हाँ कुछ ना कुछ प्लस करेंगे एंड कुछ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना? इट मीन्स देखो एज इट इज़, ध्यान रखना IFRS में और इंडियस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, हार्डली 1 से 2% का चेंज है। इट मीन्स एज इट इज़ बट फ्यू माइनर चेंजेस, कुछ माइनर चेंजेस करेंगे टू सूट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, जो है इसको ऑप्ट करेंगे। ठीक है ना? अब MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नोटिफाइड कर दिया कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, पहले 2006 था फॉर कंपनीज कि भाई ठीक है कंपनीज के लिए हम लेकर आते हैं। नाउ इंडिया हैज़ मैंडेटरी AS। ठीक है, अब क्या कर रहा है इंडिया में, कुछ मैंडेटरी है कि भाई आपको ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं? 2006 का, हाँ 2006 की बात है ये। हम IFRS लाएंगे लेकिन हम कन्वर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। रीज़न क्या है IFRS को अडॉप्ट करने का? क्योंकि बाहर से इनफ्लो आ रहा था, कैपिटल आ रही थी। अब बाहर से इनफ्लो आ रही है, कैपिटल आ रही है, हम अपनी अलग चलेंगे दुनिया से, तो फिर ना तो कोई पैसा लगाएगा, ना ही क्या होने वाला, ना ही हमारी कंट्री की फिर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको भी एक रिलायबिलिटी बन जा। अब अगर आप समझो, अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हमारा अलग ही फॉर्मेट चल रहा है, इंटरनेशनली अलग ही फॉर्मेट चल रहा है, तो वो हमारी कंट्री पे क्यों मत्था पच्ची करना? कोई हमारी बैलेंस शीट, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों ही देखना चाहेगा? लेकिन अगर मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत अगर क्या है चेंज है तो फिर भी चलेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे अलग है, मान लो हम T-शेप फॉर्मेट बना रहे हैं, वो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी हमारे बिजनेस में हाँ पैसा वैसा कभी लगाना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी। 2015 में MCA नोटिफाइज, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया कंपनीज। अब क्या था, चलो यार पहले तो AS मैंडेटरी करें यहाँ पर। 2006 में तो क्या मैंडेटरी कर दिया कि भाई AS ले आओ, अब बहुत हो गया ऑप्शनल। पहले तो यहाँ पर 1981 में तो भैया क्या था, रिकमेंडेटरी था कि आपको फॉलो करने हैं तो कर लो, नहीं करना। लेकिन अब कंट्री बहुत आगे जा चुकी है, पूरा वर्ल्ड बहुत आगे जा चुका है,
तो अब ऐसा करते हैं भैया, बहुत हो गया ऑप्शनल, अब हम क्या कर देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? कहाँ से कर देते हैं? 2006 से। ठीक है जी, ये सब बातें बस ये ईयर ध्यान रहते हैं, ठीक है, नहीं भी ध्यान रहते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए। अब MCA ने नोटिफाई कर दिया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स, नाउ दीज रूल्स आर कॉल्ड इंड AS। तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया कंपनीज इंड AS रूल्स कि भैया ये रूल्स क्या हैं, जिसको हम इस नाम से देंगे, क्या नाम देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से मैंडेटरी नहीं हुआ, मैंडेटरी किसके ऊपर हुए, क्या है क्या नहीं, वो भी हम पढ़ेंगे। आज भी इंड AS सब पे नहीं लगते हैं, आप ये मत सोचना कि इंडिया में हर एक कंपनी पर क्या लगते हैं, इंड AS लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सर्टेन कंपनीज हैं, कुछ कंडीशंस बनाई हैं, जैसे कि हाँ टर्नओवर है, या कुछ लिस्टेड कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, कुछ जैसे कुछ कंपनीज हैं जिन पर लगेंगे, हाँ कुछ कंडीशंस कर दी है, ठीक है ना। अब अप्लाई टू फ्यूज कंपनी, देखो बोल दिया ना उन्होंने ये बात कि फ्यू कंपनीज पर अप्लाई और एंड इट्स ऑडिटर, तो कंपनी पर भी अप्लाई है, साथ के साथ उसके ऑडिटर्स पर भी क्या है, अप्लाई है। क्लियर हो जाती है बातें? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो इंडिया में हमारे पास जो इंड AS की बात आई है 2015 में, MCA क्या कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं? उससे पहले इंड AS का ऐसा कोई चक्कर था नहीं, पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थे। चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि यही सारी बातें मैंने आपको समझाई कि वर्ल्ड में 200 देश हैं जिसमें 150 IFRS फॉलो कर रहे हैं, इंडिया, यूरोप, कर्व आउट, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको ना, फिर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर ये जैसे मैंने आपको समझाया, वर्ल्ड में अराउंड 200 के आसपास कंट्रीज़ है, राउंड ऑफ करके, वैसे तो 194 कुछ समथिंग इस तरीके से। सर ने कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डिस्प्यूट्स में चल रही हैं, जिनका नहीं पता तो ऊपर नीचे करके दे, जिसमें से मतलब ऐसे 150 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो IFRS क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है, अडोप्ट कर लेता है। अडोप्ट का मतलब पाकिस्तान कहता है भैया मेरे बस की फालतू मत्था पच्ची नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं करूँ, अडोप्ट कर लूँगा, ठीक है। देखो US ने नहीं एक्सेप्ट करे IFRS, तो US कहता भैया मैं तो अपना अलग ही चलूँगा, मेरा फंडामेंटल अलग है। तुम्हें US है मेंबर, लेकिन US चाहता है कि मेरे US गैप को क्या करा जाए, फॉलो करा जाए। मतलब ये वो चाहता है IFRS ख़त्म हो जाए, उल्टा। वैसा थोड़ी होता, 190 में से 150 कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, तो IFRS यूरोप, कनाडा, कुछ ये वाली कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़। कार्व आउट का मतलब जो हटा दिए, कार्विन का मतलब जो डाल। इंडिया में कभी भी IFRS नहीं आएंगे, इंडिया में IFRS का मॉडिफाइड वर्जन आएगा, जिसको हम प्यार से क्या नाम दे देंगे, इंड AS नाम दे देंगे। यानी 6 मेन डिफरेंसेस हैं हमारे पॉइंट में, जो उसको सिग्निफिकेंट चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस? सिग्निफिकेंट चेंजेस का मतलब है मेजर चेंजेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है ना। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो माइनर हैं, जैसे कि वो लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हम इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये माइनर चेंज है, ऐसे तो माइनर तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर हम IFRS की बात करते हैं, तो एक बात बताओ, ये IFRS जो है भाई, क्यों IFRS को क्या करा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है? आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मतलब IFRS में ऐसी क्या बात है कि यार हम IFRS को क्या करें, फॉलो करें। तो IFRS बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड है? IFRS बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल है यहाँ पर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। IFRS जो है बेसिकली कहता है यार सब्सटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है एज़ कम्पेयर टू फॉर्म। ये हमने CPT में भी पढ़ा था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं आपने मेरे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपको उसकी पोजीशन दे दी, आप उसमें रहने लग गए, तो अब अकाउंटेंट को दिखाना है, तो अकाउंटेंट कहता भाई रिकॉर्ड कर, पोजीशन मिल गई, एक्चुअल में काम हो चुका, एक्चुअल में ओनरशिप चली गई है, ठीक है, कागज़ नहीं आए कोई बात नहीं, कागज़ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ क्या है, एलिमेंट देखो कि वो है एक्चुअली में वो चीज़ क्या है। आप समझ रहे हो? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब सब्सटेंस को प्राथमिकता देना रेदर देन जो दिख रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अभी तक हम लोग ज़्यादातर केसेस में नाम पे बस खाली जा रहे थे, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो 6% डिबेंचर ये फॉर्म है, फॉर्म दिख रहा है कि दिखने में डिबेंचर लग रहा है, जो मैं कल भी आपको समझा रहा था। तो डिबेंचर तो एक तरीके का लोन है। अब आप 11th वाले बच्चे को बोलोगे, 12th वाले बच्चे को बोलोगे, तो वो सीधा लायबिलिटी पालेगा, उसको हम कभी समझाते भी नहीं है कि भाई यार डिबेंचर तो बेटा हमेशा कर दे। उसको अगर हम ये बोलने लग गए कि ये इक्विटी है, तो वो तो हमें गलत बना बताया कि यार ये कैसा बंदा है यार, इसे तो डिबेंचर नहीं पता चल रहे हैं।
तो ये तो हो गया फॉर्म, ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है। अब सब्सटेंस चेक फीचर्स, अगर इसके अंदर फीचर्स इक्विटी वाले हैं, इफ़ इट हैज़ द फीचर्स ऑफ इक्विटी, तो फिर ये इक्विटी माना जाएगा। अगर इसके अंदर फीचर्स लायबिलिटी के हैं तो ये लायबिलिटी माना जाएगा। और अगर इसके फीचर्स कौन से एसेट्स के हैं तो ये हमें कौन बताता है? रूट्स पकड़नी। हाँ, रूट्स पकड़ना है बेसिकली आप, कि कोई चीज़ एक्चुअली में वो दे क्या रही है। हाँ, नाम से पता लग जाएगा ना, 6% कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब देखो नहीं, डिबेंचर्स बेसिकली दिए, ठीक है, कन्वर्टेबल बोल दो, या फिर क्या है वो इसके बारे में फीचर नीचे बता रहा है। वही ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ। तो हमें खाली नाम पर नहीं जाना है, हमें नाम के साथ साथ उसके फीचर, उसके एलिमेंट्स देखने, उसके गुण देखने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा अकाउंटिंग से जो IFRS को फॉलो करने का रीज़न ही, मेन रीज़न यही है। कभी कोई भी आपसे पूछे कि भाई क्या है IFRS, क्यों फॉलो करे जा रहे हैं, तो आपको यही सब चीज़ें बात कि भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ये प्राथमिकता देता है, गिव्स प्रेफरेंस टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो CA फाउंडेशन के मेटेरियल से या सब्सटेंस ओवर फॉर्म जाके गूगल आप कर लेना, इसमें 8-10 लाइनें मिल जाएगी। IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी कि जो रूल कह रहा है वो नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ, आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, आप जबरदस्त। एक होता है रूल, रूल का मतलब है तो है, बस खत्म कहानी, सीधी लकीर। तो क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, गिव प्रेफरेंस टू सब। बहुत जजमेंट लगानी होती है, ध्यान रखना, IFRS में जजमेंट बहुत चलती है। अब रूल में तो कोई भी किसी ने बोल दिया तो वो तो लो हो गया एक तरीके से, फिर 1+1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो सर ने एग्जाम्पल दिया था कि भाई खोजी कुत्ते ढूंढते हैं बार बार किसी भी आइटम के गुण, तो हमें यहाँ पर एक तरीके से, वैसे एग्जाम्पल तो कुछ बढ़िया नहीं है बट ठीक है, सर की आदत है समझाने की, वो इस तरीके समझाते हैं कि वो कहते हैं जैसे पुलिस वालों के पास कुत्ते रहते हैं, वो जाकर एक एक चीज़ को सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं कि वो दिखने में तो क्या लग रहा है, दिखने में तो चलो वो बाहर का आइटम है, वो तो फॉर्म है उसकी, लेकिन उसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट, हमें बस खाली ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, हमें बस खाली ऊपर से नहीं देखना। अच्छा ये बोतल है तो बोतल नहीं है ये, इस बोतल के अंदर जाके देखो, क्या बाहर से देखे तो ये बोतल है, या बाहर से देखे तो चलो ये पेन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हाईलाइटर है ये, लेकिन हो सकता है इसके अंदर मैंने ड्रग्स छिपा रखी हो। तो अल्टीमेट ये फिर हाईलाइटर थोड़ी माना जाएगा। अल्टीमेट तो जो इसके अंदर के फीचर्स हैं, भैया मान लो मैं दूसरी कंट्री से आ रहा हूँ, लगने में तो ये क्या है, हाईलाइटर लग रहा है, लेकिन ये स्मगलिंग हो जाएगा, कितना बड़ा केस बन जाएगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ है, हमें जब IFRS पढ़ने की कोशिश करनी है तो हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, IFRS इज़ फेयर वैल्यू, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जो हम पहले खाली हिस्टोरिकल कॉस्ट इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बुक वैल्यू। अब एक बात सोचो, कोई एसेट्स हमने 10 साल पहले दिखाई है, 10 लाख की खरीदी है, हाँ आज भी उसको हम 10 लाख की दिखा रहे हैं, या खाली डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा रहे हैं, जबकि आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू अलग है, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या है, ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बंदे कहते हैं फेयर वैल्यू, कि आज के टाइम इसकी क्या मार्केट वैल्यू है, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है वो हमें फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज जनरेट करेगी, नोशनल से हट के फेयर वैल्यू पे हमें, हाँ बेसिकली रियलिस्टिक अकाउंटिंग हो रही है, एक तरीके से रियलिस्टिक अकाउंटिंग है, ये चीज़ है। हाँ मतलब जो उसकी रियल वर्थ है ना उसको दिखाने की। अब इसमें काम तो बढ़ जाता है, खैर ऐसी बात नहीं है, फेयर वैल्यू है तो हमारा तो काम बढ़ जाएगा, बट ठीक है काम बढ़ेगा तभी वैल्यू भी बनेगी, क्योंकि चेंजेस जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ चेंजेस भी, फिर कैलकुलेशन में भी थोड़ा प्रेजेंट वैल्यूज़ का चक्कर आ जाता है, फिर वो फाइनेंस वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो बच्चे घबराते हैं यार प्रेजेंट वैल्यू आ रही है यार, ये SFA में ही बहुत था, अब इसमें भी आ जाती है। मतलब हम फाइनल के या वैसे एज ए स्टूडेंट भी बात करें तो। और दूसरा क्या है, डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, हाँ प्रॉपर नोट्स, और डिस्क्लोजर्स पे थोड़ा इन्होंने ज़्यादा फोकस करा है। मतलब लिखा है 5 गुना एज कम्पेयर टू AS, मैं कहीं और जाकर समझा, ठीक है। तो ये सर ने एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था सर कह रहे थे कि भाई ये बेसिकली प्रवीण शर्मा सर के ही नोट्स हैं, मैं अपनी तरफ से मैं नोट्स भी बनाता हूँ इस तरीके, मुझे पढ़ाना है तो मैं क्या कर सकूँ भाई, बिल्कुल सेम थोड़ा एग्जांपल्स ऐड ऑन करके। तो सर थोड़ा कॉमेडी वे में पढ़ा रहे थे कि भाई आप जो है क्या नाम है, आप शादी में गए और आप सबको दोस्तों जो भी वहाँ रिलेटिव्स थे सबको पता चला आप CA फाइनल में हो। तो कोई आ गया एक बच्चा CA इंटर वाला, तो CA इंटर वाला आपसे आके पूछ रहा है कि भैया मैं भी नया आया हूँ, हमने IFRS के बारे में सुना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा IFRS के बारे में बता दीजिए। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि IFRS का ये नंबर है, इतने IFRS ही हैं, तो आपको थोड़ा सा तो उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा ना।
तो फिर जब आप अपना ज्ञान देने चले, तो जब आपने अपने ज्ञान में ये बताया कि बेटा देख IFRS ना सब्सटेंस जो है पे फोकस करता है रहता देन फॉर्म, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिबेंचर हमेशा डिबेंचर रहेगा, वो इक्विटी भी बन सकता है, एसेट भी बन सकता है, लायबिलिटी भी बन सकता है। ये प्रिंसिपल बेस्ड हैं, यहाँ पर बहुत जजमेंट लगानी होती है, यहाँ पर खोजी कुत्ते की तरह हमें ढूंढना है। और IFRS फेयर वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, और मतलब इसमें डिस्क्लोजर बहुत, तो मतलब आपके पास यू मस्ट हैव सम कंटेंट कि आपसे कोई पूछने लगे तो आप उसको बता सको। Justification के हाँ, कि ऐसा नहीं है कि हाँ यार IFRS फुल फॉर्म बताई और बस बात ख़त्म हो गया। और अभी तो और भी सारी चीज़ें किस कंपनी पे लगते हैं, किस पे नहीं लगते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो फिर ये था कि हाँ इतनी देर डिस्कशन हुई, फिर अब वो भाई पागल हो कह रहे चलो ठीक है भैया मैं निकलता हूँ, मैं अपना खाना मैं पूरी खाने जा रहा हूँ, बहुत हो गया सर। तो दैट मीन्स कि आपको नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या, इंडियस आने पर AS ख़त्म हो गए हैं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि इंडियस एक अलग चीज़ है, Yes, sir. AS एक अलग चीज़ है। AS भी लग रहे हैं, और किन किन कंपनीज़ पर AS लग रहे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, और इंडियस किस किस पर लग रहे हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। समझ आया कुछ नहीं है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम यहाँ पर नोट से देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो पेपर में थ्योरी में भी आ सकता है, ध्यान रखना, कई बार हमारी किस्मत अच्छी रहती है तो कि भाई हम आए, स्टार्टिंग में तो आए थे, स्टार्टिंग में तो करंट एसेट्स नोन का जब नया नया सिलेबस आया था तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। अब तो खैर आसान पेपर हाँ अब तो खैर लेवल बढ़ चुका है, बट फिर भी प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए नोट रूल बेस्ड। और रूल बेस्ड कहाँ पर है? US गैप के अंदर है। US वाले कहते हैं नहीं जी बस ठीक है, हमने जो कह दिया तो कह दिया, बस बात खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जजमेंट, आपको अपनी खुद से दिमाग लगाना, रट्टा ऐसा सच नहीं लगाना है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है ना, सब स्टैंड। और इंटेंस एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये मैंने आपको समझाया। इक्विटी कैन बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी इफ इट हैज़ क्वालिटीज, यानी इसके अंदर अगर ऐसी क्वालिटी है तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? ठीक है जी सर, बिल्कुल। और उसके अलावा यूज ऑफ फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और अब आज के टाइम फेयर वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ चुके और डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी, इंडिया हमेशा क्या फॉलो करेगा, जल्दी से बताओ, इंडिया हमेशा क्या फॉलो करेगा? इंडिया विल ऑलवेज फॉलो द कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी। क्लियर हो जाती बातें? बिल्कुल जी। नॉट एग्जैक्टली सेम, साफ साफ कह रहा है कि सर हम एग्जैक्टली सेम नहीं फॉलो करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द सेम, वी डिड नॉट अप्लाई एडॉप्शन। हम एडॉप्शन, और एडॉप्शन कौन फॉलो करता है? एक कंट्री का आपको, हमारा जो सगा दोस्त है हमारा, है ना, हमारे दोस्त तो क्या सर, वो हमारे से उन्हें ठीक है जी सर। पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी मीम्स बनते हैं ना, चलो देख लेना आप कि भाई ठीक है, बाप बेटे से हार गया कि बेटे को बुरा ना लगे, है ना। फ्यू सिग्निफिकेंट चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जो जिसको हम कार्विन और कार्व आउट के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछे कार्विन क्या है, तो हम एज़ पर इंडियन लॉज, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हम IFRS में लेकर आ रहे हैं कुछ चीज़ें, उसको हम कार्विन बोलते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम हटा रहे हैं उसको हम कार्व आउट बोल रहे हैं, है ना। क्या लिखा है ये, एज्यूम 6 अराउंड 6 डिफरेंस एग्जिस्ट, 6 हैं हमारे एग्जाम्स के लिए 6 हैं, और देर आर काफ़ी सारे इनसिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन टर्म्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहे हैं हम, नाम बदल दिया, तो नाम बदलने से तो कुछ ऐसा होगा नहीं। रिमूवल ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, हाँ, रिमूवल ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग इन IFRS, ठीक है, तो कुछ मल्टीपल ऑप्शंस अल्टरनेटिव हटा दिया है। चेंज इन फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन एज पर, चेंजेस इन फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन एज पर इंडियन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमने अपने इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से बेसिकली क्या करा, चेंज करा, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंडियस, कि भाई इंडियस किस किस पर लगते हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ पर हम इंडियस को लगाएंगे। समझ आया कुछ नहीं है? और फिर मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ये पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, और कि कहाँ कहाँ पर इंडियस नहीं लगेंगे, कहाँ कहाँ पर इंडियस नहीं लगेंगे, तो वो ये चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊँगा। बट मुझे लगता है ये वाली वीडियो हमारी 24 मिनट की हो गई, तो वो मुझे नेक्स्ट में करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।